हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सिंपल पेंडुलम के इस लेक्चर के अंदर हम जो लास्ट लेक्चर है उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड पेंडुलम तक डिस्कस किया था। हमने सिंपल पेंडुलम के अलग अलग इक्वेशंस देखे थे, कौन कौन से इक्वेशंस है, किस केस में क्या इक्वेशन लगेगा, और अगर जो सस्पेंशन पॉइंट वो फिक्स है तो क्या फार्मूला आएंगे, सस्पेंशन पॉइंट अगर एक्सेलरेट करता है तो क्या फार्मूला आएंगे, वो सब हमने देखा था। आज हम उससे आगे का स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि अगर टेम्परेचर में चेंज किया जाए तो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसमें क्या वेरिएशन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉपिक लगा देता हूँ, पेंडुलम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंज। पेंडुलम सब्जेक्टेड टू टेम्परेचर चेंज। पेंडुलम का यदि टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें निकालना है। मान लेते हैं पेंडुलम की लेंथ L है। एट लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम की जो लेंथ है वो L है, और उसका जो टाइम है, हम वो टेम्परेचर है हमने चेंज कर दिया। एंड कंसीडर कंसीडर दैट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ पेंडुलम। वो पेंडुलम में टेम्परेचर में चेंज हो गया डेल्टा थीटा, तो इसकी जो लेंथ है उसमें कितना इंक्रीमेंट आएगा वो हमें देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है टेम्परेचर चेंज के साथ। अगर कोई रेजिस्टेंस इनिशियली आर है और अगर उसमें चेंज हो जाए टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर के साथ चेंज को कैसे लिखते हैं, आर फाइनल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट, वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, जहाँ एल्फा होता है टेम्परेचर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, टेम्परेचर एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। ठीक वैसे ही अगर मैं किसको रिलेट करूं, एल को, फाइनल लेंथ को अगर मैं एल लिख देता हूं और इनिशियल लेंथ को मैं एल नॉट लिख देता हूं, और एल नॉट लिख दूं तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा एल इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, एल एल इक्वल्स टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ये लेंथ हो जाएगी फाइनल लेंथ। अब जब हम टाइम पीरियड निकालते हैं तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आता है एल, अंडर रूट एल। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल आता है अंडर रूट एल। फाइनल टाइम पीरियड को मैंने लिख दिया टी प्राइम से, या टी से लिख दिया फाइनल टाइम पीरियड को, और इनिशियल टाइम पीरियड को मैंने लिख दिया टी नॉट से। तो टी अपॉन टी नॉट प्रोपोर्शनल हो गया एल अपॉन एल। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डाल दूँ, टी अपॉन टी नॉट एल अपॉन एल नॉट, ये हो जाएगा एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया टी ओवर टी नॉट। सही, इक्वल का साइन आ जाएगा क्योंकि मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी इक्वल का साइन लगाओ, ये हो जाएगा इक्वल, और इसको मैं लिख दूंगा वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा पावर वन बाई टू। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लगा दिया बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। यहाँ पर मैंने यूज़ कर लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपेंशन थ्योरम क्या होती है, वन प्लस एक्स की पावर एन। वन प्लस एक्स की पावर जो एन होती है वो क्या बनता है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन सी, वन एक्स पावर एन माइनस वन। तो मैं हायर टर्म्स को तो लूँगा नहीं, मैं केवल जो स्मॉल टर्म्स है, जो पहले दूसरे टर्म्स हैं, उनको मैं ले लूँगा। यहाँ से क्या बनेगा, टी अपॉन टी नॉट को मैं लिख दूंगा वन प्लस वन बाई टू एल्फा डेल्टा थीटा, ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, अब क्या चेंज कर सकते हैं, इसमें इसमें कर दिया मैंने टी अपॉन टी नॉट माइनस वन इक्वल्स टू वन बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर टर्म्स। तो हायर टर्म्स जो है आपने नेग्लेक्ट कर दिए। यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया टी माइनस टी नॉट ओवर टी नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन टू अल्फा डेल्टा थीटा। इस तरह से आप प्रॉफिट लॉस की इक्वेशंस निकालते हो। प्रॉफिट लॉस की जो इक्वेशंस बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है, उसमें आप क्या करते हो कि प्रॉफिट ऊपर डिफरेंस में रखते हो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टाइम पीरियड।
किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा डेल्टा टी ओवर टी नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया 1/2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या आ गया, चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको बोला जाए कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हो रहा है, डेल्टा थीटा की वैल्यू 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्फा की वैल्यू आपको कुछ दे रखी है, आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाएगा तो इतना बड़ा करने बैठोगे नहीं, सीधा सीधा आपको जो ये फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। कब, जब आपको टेम्परेचर चेंज की बात की। अब हम बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम की, बात करेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंगल ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम। अभी मैं डबल ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिंगल ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम। सिंगल ब्लॉक स्प्रिंग मास सिस्टम, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो स्प्रिंग है वो कनेक्ट होगी किसके साथ, सिंगल ब्लॉक के साथ कनेक्ट होगी, तो मैं डबल ब्लॉक के साथ कनेक्ट नहीं। सिंगल ब्लॉक के साथ जब स्प्रिंग कनेक्ट होगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं 3 केस बना दूँ। एक केस मैंने बना दिया, ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पर कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास है m, ब्लॉक का मास है m और एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यानी कि फ्री पोजीशन में ये क्या है, k है। इसी तरह से एक ये पोजीशन हो सकती है, ये वाली, यहाँ पर स्प्रिंग का मास है m और स्प्रिंग कांस्टेंट k, और एक पोजीशन मैंने इसकी ये वाली बना, इंक्लाइन पे रख दिया स्प्रिंग को, मास स्टिल m है और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है। तो इन तीनों ही केस के लिए, इन तीनों ही केस के लिए ध्यान रखना, इन तीनों ही केस के लिए जो टाइम पीरियड आएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आएगी, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, अंडर रूट m अपॉन के। तीनों केस के लिए आंसर जो आएगा वो आपका सेम आएगा ना, इन तीनों केसेस के लिए आंसर जो आएगा सेम आएगा। कैसा आएगा, अगर मैं ये बीच वाले केस की बात करूँ, ये वाले केस, ये वाले केस की बात करूँ, यहाँ पर मैंने इस केस को लिया, तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे पहले वो देखो आप। वो इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली इनिशियली क्या होगा कि मान लो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मान लेते हैं एक बार, जो डिस्प्लेसमेंट होता है नीचे आता है, यह आता है, लेट सपोज डेल डिस्टेंस नीचे आता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस नीचे आता है, डेल, ये इस मास एम जी की वजह से नीचे आता है, तो स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा, के डेल। इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, एम जी इक्वल्स टू के डेल, एम जी इक्वल्स टू क्या आएगा, के डेल आएगा इनिशियली। जब मैंने इसको पकड़ के खींच दिया नीचे ना, मान लो इसको वाई डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मैं कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वाई, मीन्स मैं इसको यहाँ ले आया, मैं ये एम जी हो गया, यहाँ से कितना डिस्टेंस नीचे ले आया मैं इसको, वाई डिस्टेंस। अब जो स्प्रिंग ऊपर जाएगी वो कितना ऊपर जाएगी, के वाई, कितना ऊपर जाएगी, के वाई। क्या बनेगा, ये बनेगा रीस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा, रीस्टोरिंग फोर्स एफ, एफ इक्वल्स टू किसके बराबर लगेगा, एफ इक्वल्स टू होगा माइनस के वाई प्लस डेल ना, माइनस के वाई प्लस डेल, ये किसकी वैल्यू होगी, एफ की वैल्यू होगी। अब यहाँ से रीस्टोरिंग फोर्स हमें लगाना है, अब मैं नीचे इसको खींच रहा हूँ, नीचे ऐसे नीचे खींच रहा हूँ तो मैं इसको एक एक्सेलरेशन भी दे रहा हूँ, और एक्सेलरेशन कितना हो गया, एम ए, कि अगर मैं इसको नीचे डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मैंने इसको एक्सेलरेशन दिया, तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा, अब नेट फोर्स, इसको एक बार यहाँ से हटा दूँ, इसका जो नेट रीस्टोरिंग फोर्स होगा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इसको पकड़कर वापस कहाँ खींचेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में। रीस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स, एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। रीस्टोरिंग फोर्स एम ए और रीस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, एफ, कितना हो गया, एफ, एफ रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर कितना होगा, पहले तो एम को मैंने, ए को लिख दिया मैंने डी टू वाई ओवर डी टू, या ए भी लिखा रहने दो। रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, माइनस ना, रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा, के वाई प्लस डेल और माइनस एम,
वाई प्लस डेल माइनस एम जी। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, एम डी टू वाई अपॉन डी टी टू। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, स्प्रिंग फोर्स माइनस एम जी। माइनस साइन किस लिए, माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रहेगी, यानी कि उसको जहाँ से वो आया था यानी कि ये वाली जगह पर ले जाने की कोशिश बस फोर्स करेगा। माइनस, इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखा जाएगा, के वाई प्लस के डेल माइनस एम जी। ऐसा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एम जी इक्वल्स टू के डेल, एम जी इक्वल्स टू के डेल, तो ये कट गया यहाँ से। यहाँ क्या बच गया, एम डी टू वाई अपॉन डी टी टू प्लस के वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अपॉन, अगर तुम्हें निकालना है टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। टाइम पीरियड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। जिस तरह से मैंने ये सॉल्व किया ये वाला, इसी तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ चेंज ये होगा, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो एम जी ऐसा लगेगा, फिर उसके कंपोनेंट बनेंगे, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा के डेल के। जिस तरह से यहाँ के डेल ने एम जी को काट दिया, ऐसे ही यहाँ पर कटेगा एम जी के साइन थीटा के डेल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा रह जाएगा, खाली के एक्स या के वाई, जो भी आप डिस्प्लेसमेंट लोगे वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों ही केसेस में जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपन के। ठीक है, इन तीनों केसेस के लिए आप ध्यान रखना, आप आंसर हमेशा यही लगाएंगे। अब जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक के साथ एक ही स्प्रिंग कनेक्ट करके दी जाए, हमें स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन भी दिया जा सकता है। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है कि हमें स्प्रिंग कंबाइंड करके भी दी जा सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए जैसे, तो ये भी सिंगल ब्लॉक और स्प्रिंग सिस्टम है। हो सकता है आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, और पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए ना। तो ये तीनों चारों पॉसिबिलिटी है, और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे कि एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि आपको ये भी क्वेश्चन दे दिया जाए कोई, एम है तरह का क्वेश्चन भी दे, तो कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। तो ये जो मैं अरेंजमेंट्स बना रहा हूँ इनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है भाई। तो हम नाम देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। पहला जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है इसको बोलते हैं सीरीज, सीरीज सिस्टम। ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है इसको बोलते हैं पैरेलल। ये दोनों जो केस है ये बनाए मैंने स्पेशल केस। पहला जो अरेंजमेंट है जिसको हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं, कौन सा अरेंजमेंट, सीरीज अरेंजमेंट। इसके लिए मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। आपने फॉर्मूला पढ़ा है स्प्रिंग का, क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स टू के एक्स, और x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, F अपॉन के। तो इस पूरी स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा, स्टोरिंग फोर्स, वो किसके बराबर होगा, वो mg के बराबर होगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। फोर्स की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, सेम रहेगी। डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकता है। इस केस में जब ये स्प्रिंग सीरीज में रहेगी तो दोनों स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, और जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, वाइल फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी तो मैंने लिखा F अपॉन, मतलब इसकी एक मैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग बनाऊँ, इक्विवेलेंट स्प्रिंग इसकी ऐसे बना सकता हूँ, और वो इक्विवेलेंट इसकी भी बनेगी ऐसे ही। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा उसको बोलूँगा मैं F, के इक्विवेलेंट। इसको लिखा मैंने F अपॉन के इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर हो जाएगा, F अपॉन के वन। ये किसके इक्वल हो जाएगा, F अपॉन के टू। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट सबका अलग अलग रहेगा पर फोर्स सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, इस केस में सीरीज वाले केस की बात चल रही है,
एक्स की वैल्यू को मैंने किसके इक्वल कर दिया, x1 प्लस एक्स इक्विवेलेंट की। एक्स इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, एफ अपॉन के इक्विवेलेंट, ये हो गया एफ अपॉन के वन और प्लस एफ अपॉन के टू। क्योंकि एफ हर जगह सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आंसर आ गया 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो ही स्प्रिंग का केवल सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है ये चार होती ना, हो सकता है चार स्प्रिंग किसमें हो, कॉम्बिनेशन में। तो अगर चार स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में होगी, मान लो ये केस हो जाता, ऐसा कुछ केस होता, एक, दो, तीन, चार, और ये मास लटक गया एम। हम ये कह रहे हैं कि K1, K2, K3 और K4 इन सब की वैल्यू कितनी है, K है। तो इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताओ, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। क्या करोगे, स्प्रिंग सीरीज में है तो क्या करोगे, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू, इस तरह से आप ऐड करते जाओ। ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन पहले लिख दो, फिर 1 अपॉन के टू, फिर 1 अपॉन के थ्री, फिर 1 अपॉन के फोर। इस तरह से आप वैल्यू लिखते जाओगे। पर K1, K2, K3, K4 इन सब की वैल्यू क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। सेम दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/K, 4/K। अब अगर मैं कह दूं कि आपको n स्प्रिंग्स कनेक्ट कर रखी है, और n स्प्रिंग, और n स्प्रिंग्स इन सीरीज, n स्प्रिंग ऑफ सेम स्प्रिंग कांस्टेंट अरेंज्ड इन सीरीज, अरेंज्ड इन सीरीज। इस केस में क्या बनेगा, 1 अपॉन के इक्वलेंट, भाई चार थी तो चार के लिए बना 4 अपॉन के, तो n के लिए क्या बन जाएगा, n अपॉन के। यहाँ से क्या हो जाएगा, के इक्वलेंट इक्वल्स टू के अपॉन, के इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, के अपॉन n। ये आप ध्यान रखना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तो कौन से अरेंजमेंट की बात हो गई, ये सीरीज अरेंजमेंट की बात हो गई, ठीक है। ये कौन से अरेंजमेंट की बात हो गई है, ये सीरीज अरेंजमेंट की बात हो गई। अब अगर हमें पूछा जाए पैरेलल अरेंजमेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग, पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। अगर मैं पैरेलल अरेंजमेंट की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं पैरेलल अरेंजमेंट की बात करता हूँ, पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, जो स्प्रिंग है वो इस तरह से कनेक्टेड है। पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट सेम, और फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा। कहने का मतलब, इस केस में आप लिखोगे एफ इक्विवेलेंट इक्वल्स टू F1 प्लस एफ। अब क्या वैल्यू बनेगी, अब ये वैल्यू बनेगी के इक्विवेलेंट एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है, और ये क्या बनेगा, K1x, और प्लस ये क्या बनेगा, K2x। को जब सॉल्व करोगे तो ये बनेगा के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2। जब स्प्रिंग पैरेलल में अरेंज होंगी तो उस केस में आंसर जो बनेगा वो बन जाएगा K1 प्लस K2 एंड सो ऑन। और जब सीरीज में अरेंजमेंट होगा तो वो बनेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, इस तरह से वो चलता रहेगा। वही सवाल यहाँ पर भी कि यदि n स्प्रिंग्स कनेक्ट हो जाए पैरेलल में, और n स्प्रिंग्स इन पैरेलल, n स्प्रिंग्स इन पैरेलल, यदि n स्प्रिंग्स पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगी तो क्या बनेगा, और सेम उसकी ना, ऐसा लिख दिया, पहले तो मैं लिख दूँ K1 प्लस के, अप टू कहाँ तक, Kn तक। इफ K1 इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू K3, और ये टू Kn तक, ये सभी वैल्यू k के बराबर हो जाए, क्या आंसर आएगा, k इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n, कितनी हो जाएगी, n। जबकि जो सीरीज अरेंजमेंट था उसमें क्या आई थी, k/n, वैल्यू कम हो रही थी फाइनल की, यहाँ पर क्या आएगा, Kn। ये किसकी बात हो गई, ये पैरेलल अरेंजमेंट की बात हो गई। फिर इसके बाद मैंने इसका स्पेशल अरेंजमेंट बताया आपको, तो स्पेशल अरेंजमेंट जो है, स्पेशल अरेंजमेंट, तो स्पेशल अरेंजमेंट में क्या होगा कि ये स्प्रिंग इस तरह से है, यहाँ से फिक्स है और यहाँ से ये फिक्स है, ये ब्लॉक है बीच,
ब्लॉक का मास है m, ये स्प्रिंग है और ये भी स्प्रिंग है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के 1, इसका 1 ले लेते हैं, इसका 2 ले लेते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है इस तरफ मैंने डिस्प्लेस किया है, ऐसा मान लेते हैं। तरफ डिस्प्लेस किया है और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है। तो स्प्रिंग का जो नेचर होता है, जिधर उसको एक्सटेंड या कंप्रेस किया जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है। तो ये वाली जो स्प्रिंग है, ये 1 जो स्प्रिंग है ये एक्सटेंड हो गई, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। वो कितना लगेगा, -k1x। तो ये वाली जो स्प्रिंग है क्या हुई, कंप्रेस हो गई, तो ये भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। इस पर कितना लग जाएगा, इस पर लगेगा k2 - दोनों फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गए। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए, तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है, रीस्टोरिंग, वो कितना आ गया, -x और k1 प्लस -x k1 + k2। अब इक्विवेलेंट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा kx के बराबर। तो -k=x, डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा ना, x, ये हो जाएगा k1 प्लस x से x कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, k इक्विवेलेंट कितना बच जाएगा, k1 + k2। कहने का मतलब ये है, जो ये स्पेशल अरेंजमेंट जो मैंने बनाया है, ये स्पेशल अरेंजमेंट भी किसकी तरह है, ये पैरेलल अरेंजमेंट की तरह ही। ये जो यहाँ पर मैंने ये स्पेशल अरेंजमेंट की बात की है, इट इज़ ऑल्सो लाइक पैरेलल अरेंजमेंट, ये ठीक पैरेलल अरेंजमेंट की तरह ही है। ठीक है। अब जो मैंने आपको एक क्वेश्चन और दिखाया था, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करोगे, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। मान लो ये है के, ये के, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ये दोनों भी किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में। और फाइनल दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल अरेंजमेंट जैसा ही रहेगा, यानी कि k1 + k2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है। अभी जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैंने इसमें स्प्रिंग का मास कंसीडर नहीं किया है। यदि स्प्रिंग का मास भी कंसीडर किया जाए, अभी जितने भी हमने सॉल्यूशन निकाले हैं, T = 2π/m/k, अरेंजमेंट के लिए, फॉर अरेंजमेंट, अगर इस तरह के अरेंजमेंट बन रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के, तो फॉर दीज टाइप ऑफ अरेंजमेंट, these type of arrangements, यानी कि जो हमने पीछे देखे, ऐसे अरेंजमेंट्स के लिए टाइम पीरियड की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो निकलेगी 2πm/k इक्वेलेंट। तो हमें k इक्वेलेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। k इक्वेलेंट हर किसी के लिए अलग 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 होगा। अगर सीरीज अरेंजमेंट होगा तो उसके लिए k इक्वेलेंट की वैल्यू अलग होगी। यदि पैरेलल अरेंजमेंट होगा तो उसके लिए k इक्वेलेंट की वैल्यू अलग होगी। अभी जितने भी मैंने अरेंजमेंट कंसिडर किए हैं उसमें हमने स्प्रिंग का मास कंसिडर नहीं किया है। यदि हम स्प्रिंग का मास भी कंसिडर कर लें तो ये फॉर्मूला चेंज होगा। इफ मास ऑफ स्प्रिंग, और ये सभी के लिए, मास ऑफ स्प्रिंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड, यदि स्प्रिंग का मास भी कंसिडर कर लिया जाए, उस केस में जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला बन जाता है T = 2πm + ms/3 और अगर k इक्विवेलेंट है तो k। ठीक है। ms/3, ms का मतलब क्या है, ms का मतलब है मास ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग। ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग है उसके कांस्टेंट और लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग एंड लेंथ, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है भाई। देखो, ये जो मैं रिलेशन बताऊंगा इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, तो मैं आपको डायरेक्ट एक रिजल्ट बता रहा हूँ। रिजल्ट क्या है कि ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की लेंथ है L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, K = 2 होता है। K यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, 1/लेंथ ऑफ स्प्रिंग, 1/लेंथ ऑफ स्प्रिंग। मेरा कहने का मतलब है कि लेंथ बढ़ाओगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, और अगर लेंथ कम करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मैं इस स्प्रिंग को दो स्प्रिंग में बना दूँ, एक स्प्रिंग और दो स्प्रिंग बना, इसकी लेंथ को मैंने कर दिया L/2, इसकी लेंथ को भी कर दिया L/2। ऑब्वियस सी बात है, इस फार्मूला का अगर देखूँ, इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 2K और इसका भी स्प्रिंग का 2K। ठीक है। तो स्प्रिंग और कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और जो लेंथ ऑफ स्प्रिंग है, ये दोनों
एक दूसरे के क्या होते हैं, दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यदि हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो स्प्रिंग जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और यदि हम लेंथ को कम करेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्वेश्चन मैं कराता हूँ पहले, उसके बाद फिर आगे डिस्कस। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक, टाइम पीरियड ऑफ अ ब्लॉक with a spring is T naught. The spring is cut. The spring is cut in two parts. Cut in two parts in the ratio 2:3, 2:3 के अनुपात में उसको कट कर दिया। नाउ फाइंड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ सेम ब्लॉक with the smaller part of the spring, with the smaller part of the spring, स्प्रिंग के स्मॉलर पार्ट के साथ हमें टाइम पीरियड निकालना है। हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है स्प्रिंग के लिए, वो क्या होता है, T इक्वल्स टू 2 पाई √m/k। मास ऑफ द ब्लॉक तो सेम रहने वाला है, T प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/k, ठीक है। T प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/k। और हम अभी पढ़ के आए हैं लेटेस्ट, लिख देता हूँ मैं, सिंस वी नो, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो k है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/L के। यहाँ से इस रिलेशन का यूज़ करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि T प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 1/√L। स्प्रिंग इज कट इनटू टू पार्ट्स इन द रेशो ऑफ 2:3, 2:3 के अनुपात में बांट दिया। तो अगर मैं L1 और L2 इसको लेता हूँ, ये हो गया 2:3 इनिशियल लेंथ का। L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5L, और L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/5L, ठीक है। L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L1 हो जाएगा 2/5 इंटू L, और L2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू L। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि दो लोगों के अंदर पैसे बांटने हैं 2:3 के रेशो में या 1:2 के रेशो में, तो आप क्या करते हो, पहले वाले को 1/1+2 इंटू टोटल अमाउंट, और दूसरे वाले को 2/1+2 इंटू टोटल अमाउंट, ऐसा करते हो। यहाँ से अब लेंथ का रेशो आ गया है, एक आ गया है 2/5L और एक आ गया है 3/5L। तो ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर रखें, क्या बनेगा, ये बन जाएगा, पहला बनेगा 2 के लिए ना, 2 वाले के लिए, 2 वाले के लिए क्या बनेगा 2L अपॉन दूसरा वाला कितना है 3L के लिए कितना बन जाएगा, ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा, बराबर का लगेगा, ये बनेगा L1 की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, क्या आ गया 2/5L, ये कितना आ गया 3/5L, 2/5L और ये आ गया 3/5L। तो मैं बोला गया कि इनका क्या बताना है, द नाउ फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सेम ब्लॉक विद द स्मॉलर ऑफ द स्प्रिंग, स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्प्रिंग, स्मॉलर पार्ट ऑफ द स्मॉलर पार्ट के साथ हमें टाइम पीरियड बताना है। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से देखो ये 5 से 5 कटेगा तो T2L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2/5, और ये L से L भी कट जाएगा तो ये आ जाएगा T3L। ये तो आ गया T3L के साथ में, ये किसके साथ आ गया T3L के साथ में आ गया। और अगर हमें ये पूछा जाए कि टोटल लेंथ क्या है ना, इनिशियल लेंथ के साथ अगर हमें टाइम पीरियड पूछा है, इनिशियल लेंथ के साथ, इनिशियल लेंथ कितनी है, इनिशियल के साथ पूछा है T0 के साथ अगर हमें पूछा जाए, तो इनिशियल लेंथ अगर है L, तो इनिशियल के साथ निकाला जाए तो TL/TL, यानी कि इनिशियल लेंथ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/5, यहाँ पर भी L होगा, L से L कटेगा तो T2L कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 2/5 और इंटू टी, ये हो गया इनिशियल टाइम पीरियड। इनिशियल टाइम पीरियड के साथ आंसर आपका ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 3L वाले ब्लॉक के साथ पूछा जाए या 3L के साथ पूछा जाए तो उसके साथ आंसर टाइम पीरियड का। ये दोनों केस आपसे पूछे जा सकते हैं, किसका किसके साथ कौन सा आंसर होगा ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके और क्वेश्चन है क्या, मैं देख लेता हूँ। तो मेरे को अलग से कराने पड़ेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कि मैं आपको अलग से करा दूंगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। कि मैं आपको फ्लूइड कॉलम कराता हूँ, ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लूइड कॉलम। अभी हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन ऑफ फ्लूइड कॉलम। ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लूइड कॉलम। फ्लूइड कॉलम का ऑसिलेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई सरफेस है ऐसी, यहाँ पर हमने एक ट्यूब ली है, तो ऐसे है, वैसे है। यहाँ से ये ट्यूब जो है वो एंगल बना रही है θ1, यहाँ से एंगल बना रही है θ2। तब ये एक लाइन है, सेंटर लाइन, यहाँ तक लेवल है फ्लूइड का। इनिशियली फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हो गया, डिस्प्लेस होकर यहाँ तक पहुँच गया होगा फ्लूइड, और यहाँ से फ्लूइड इस तरह से फिल है। मैं इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है फ्लूइड क्या होगा। देखो कैसे करेंगे इस। सबसे पहले तो मान लो कि ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को मैंने नाम दे दिया ओ प्राइम। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इसको लिख दिया मैंने x2। तो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको लिख दिया मैंने x1। हाँ लिख देता हूँ, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो गई x। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ h2। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसकी, तो मैं डिस्टेंस को कंसिडर कर लेता हूँ h1। तो मेरे को दो ट्राइंगल दिख रहा है। कौन से? एक ट्राइंगल तो यहाँ दिख रहा है, एक ट्राइंगल मेरे को इसका यहाँ दिख रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो h2 है, ये है x2, और ये है एंगल θ2। कौन सा एंगल है? θ2। यहाँ से मेरे को साइन θ2 की अगर वैल्यू निकालनी है तो किसके बराबर होगा? h2/x। तो h2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? x2 साइन θ2। ये किसकी वैल्यू हो गई? h2 की। सिमिलरली h1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूँ तो ये डिस्टेंस हो गई h1, ये हो गया x1, और ये हो गया थीटा। h1 की वैल्यू होगी किसके बराबर? x1 साइन θ1। ये किसकी वैल्यू हो गई? h1 की वैल्यू हो गई। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को सबसे पहले प्रेशर निकालना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है। तो मैंने मान लिया ये जो पॉइंट है ये है ए, ठीक, और ये जो पॉइंट है वो है बी। एक बात ध्यान रखना, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाओगे जब प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। आपको यहाँ से चलना है कहाँ तक? बी पॉइंट तक पहुँचना है। बी पॉइंट तक आने के लिए आपको कौन कौन से डिस्टेंस कवर करनी है? पहले तो ऐसा सीधा आना पड़ेगा, तो आप एक्स लिखो, एक्स जैसा। जब नीचे आओगे, यहाँ तक नीचे आओगे तो कितना आएगा? h1। फिर इस लेवल तक आना है आपको, इस लेवल तक। यहाँ तक की डिस्टेंस और कितनी हो जाएगी? h। यहाँ आपने प्रेशर लिख लिया पी ए, यहाँ पर प्रेशर लिख लिया पी ए, फिर यहाँ से यहाँ गए इस लाइन के ऊपर ओ तक। कितना नीचे चले आप? रो जी h1। ये प्रेशर जो है, प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। नीचे कितना चले आप? रो रो मतलब जो लिक्विड इस कॉलम में फिल्ड किया हुआ है, इस फ्लूइड कॉलम में जो लिक्विड फिल है उसकी डेंसिटी। तो का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पी ए। नीचे कितना है? रो जी h1। तो लिख दिया प्लस, क्योंकि नीचे आओगे तो लिखोगे प्लस, ऊपर जाओगे तो लिखोगे माइनस। पर आपको कहाँ तक आना है? इस लेवल तक आना है, यहाँ तक आना है। और नीचे आना पड़ेगा, कितना नीचे आना पड़ेगा? रो जी h2। आपने लिखा रो जी h2। अब यहाँ का जो प्रेशर है, एक लाइन पर खड़े हो आप, तो जितना प्रेशर यहाँ यहाँ पर बनेगा उतना ही प्रेशर यहाँ पर बनेगा।
मीन्स कि यहाँ से यहाँ उतरने तक आपका जितना भी प्रेशर आया तो सारा का सारा प्रेशर इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है बी प्रेशर के बराबर हो जाएगा, यानी कि आपने लिख दिया पी। तो आपको निकालना है प्रेशर का डिफरेंस, तो प्रेशर का डिफरेंस पी ए माइनस पी बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस रो, ये क्या हो गया एच वन प्लस एच वन की वैल्यू कितनी है एक्स वन साइन थीटा वन, और एच टू की वैल्यू कितनी है एक्स टू साइन थीटा टू, को तो लिख दिया मैंने डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस, ये हो गया माइनस रो जी, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्स वन साइन थीटा वन, एक हो गया एक्स टू साइन थीटा टू, ये वैल्यू बन गई, ये वैल्यू बन के आ गई हमारे पास किसकी, प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई प्रेशर। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मेरे को फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है तो प्रेशर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया से, एरिया कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया। मेरे को अगर इस प्रेशर का फोर्स बनाना है तो फोर्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस प्रेशर को मल्टीप्लाई करूँगा एरिया, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा रो जी ए, और ये बाकी की वैल्यू पूरी की पूरी ऐसी की ऐसी एक्स वन साइन थीटा वन प्लस एक्स टू साइन थीटा टू, ऐसा लिख दिया मैंने, एक्स वन साइन थीटा वन और एक्स टू साइन थीटा टू। नाउ कंसिडर एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू एक्स, नाउ टेक एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू इक्वल्स टू एक्स, तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये क्या बनेगी, माइनस रो जी ए एक्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा वन प्लस ये क्या बन जाएगा साइन थीटा टू, ये बन गया। अब एफ जो है एफ, ये क्या कर रहा है, ये एफ फोर्स की वजह से ये ट्यूब में घूम रहा है, यानी कि एफ फोर्स जो है इसको एक्सेलरेट करा रहा है, एफ फोर्स बराबर होगा एम ए के, और एम ए को आप लिख सकते हो एम एक्स डबल डॉट, ये जो इक्वेशन है क्या लिखी जा सकती है, ये लिखी जा सकती है एम एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस रो जी ए एक्स और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, इस तरह से लिखी जा सकती है, ठीक है। इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये बनेगा एक्स डबल डॉट प्लस ओ जी ए अपॉन एम और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू और एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन जो है ये बन गई एस एच एम की इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये किसकी इक्वेशन बन गई है, एस एच एम की इक्वेशन बन गई, और एस एच एम की इक्वेशन बन गई है तो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गई, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ओ जी ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अपॉन एम, और अगर टाइम पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे टू पाई अपॉन टी इक्वल्स टू ओ जी ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अपॉन एम, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो गई, टू पाई अंडर रूट एम ओवर ओ जी ए, ये हो गया साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई फ्लूइड कॉलम के लिए, ठीक है। ये फ्लूइड कॉलम के लिए टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ये है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। मान लो तुम्हें एक स्पेशल केस बना दिया जाए, इसका स्पेशल केस क्या बना दिया जाए, आपको दे दिया जाए जो यूट्यूब है वो इस तरह से है, ठीक है, ये अरेंजमेंट बना दिया जाए। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एंगल था कितना, थीटा वन, ये एंगल था कितना, थीटा टू, थीटा वन बराबर थीटा टू, ये कितना डिग्री हो गए, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हो जाएंगे तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू पाई एम अपॉन साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा, दोनों दो हो जाएंगे, टू मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा टू ओ जी, ये हमारे पास किसकी आ गई, टाइम पीरियड की, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूइड कॉलम का ऑसिलेशन। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा किसका, सिंपल पेंडुलम का, उसके बाद हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन की बात करेंगे, देन उसके बाद हम फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन बात करेंगे। तो आपके सिलेबस में फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन तक है, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।